लेक्चर नंबर 18। लास्ट वीडियो में हमने जो बातें छोड़ी थी उसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करना है। मतलब हम लोग गुडविल कैलकुलेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे। हमने वहां पे पढ़ा था कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है, और वहां पे हमने एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल इनकम का एडजस्टमेंट देख लिया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे थे, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की बातें हमने की थी। आज की वीडियो में हम लोगों को उसके आगे की बातें करनी है, जिसमें हमें कुछ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले अपने कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। और ये जो पॉइंट नंबर ई है लेक्चर नंबर 18 का, जिसमें पहला है कि क्या आप अगर देख ऐसा क्वेश्चन में कंटेंट लिखा होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया गया, ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपने 11वीं क्लास में जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, आपने समझा भी होगा कि किसी तरीके से गलती से हमारे अकाउंटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को, दैट इज एसेट्स बाइंग को, किसी तरीके से गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक नॉर्मल खर्चा ट्रीट कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अननेसेसरी एक एक्सपेंस बुक कर दिया गया, जिसके वजह से हमारा जो प्रॉफिट है ओरिजिनली वो डिक्रीज हो गया एक्सपेंस के इंक्रीज होने की वजह से। तो ओरिजिनली हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया एक्सपेंस ट्रीट करने की वजह से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक अननेसेसरी का एक्सपेंस पुट कर दिया गया, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो मतलब ओरिजिनली जो है ये प्रॉफिट को कम किया होगा। अब आप ओरिजिनली क्या ट्रीट करोगे, मतलब अभी जो आप एडजस्टमेंट करोगे उसमें क्या करोगे? इनको इंक्रीज करोगे। ठीक है बेटा, क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। अब जैसे ही आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो, मतलब आपने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर को आपने एसेट्स में नहीं लिखा, जबकि आपने कंप्यूटर को एक नॉर्मल ऑफिस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मतलब कंप्यूटर पे लगने वाले डिप्रिसिएशन को भी तुमने इग्नोर किया होगा। तो जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो, तो आप डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ओवरलुक कर देते हो। इसके वजह से अब आप जो पॉइंट नंबर एफ सीखोगे उसमें हमेशा ये होगा, ये पॉइंट नंबर ई और एफ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पॉइंट नंबर ई आएगा तो पॉइंट नंबर एफ आएगा ही आएगा। मतलब अब आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स। और ये कौन सा वाला एसेट्स है? तो ये वही वाला एसेट्स है जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो उसके हिसाब से आपने पुराने ओरिजिनली देखा जाए तो एसेट्स का ट्रीटमेंट ही नहीं किया था, जिसके वजह से डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। अब आपको क्या करना होगा? डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, इसी वजह से ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप के सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया था, तो ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, मतलब ऑफिस के लिए किए गए ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, आपने बाय मिस्टेक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ओके, तो मतलब जिस खर्चे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना था, जो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया, बल्कि बैलेंस शीट में एक एसेट्स की तरह दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ होगा। नो ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा होगा। पर अब आपको जब पता चल गया कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक करना है, तो मतलब ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। इस वजह से अब आप एडजस्टमेंट में इसको क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, दैट इज माइनस करोगे। और जब भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो क्योंकि आपने इनिशियली ओरिजिनली उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, दैट मींस कि एसेट्स बुक कर दिया था, बैलेंस शीट में दिखाया था, तो ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को जब फाइनल अकाउंट बना होगा, तो आपने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन बुक किया होगा। तो जब भी पॉइंट नंबर जी आएगा, तो उसके साथ पॉइंट नंबर एच भी इंटर रिलेट करके आएगा, मतलब कि डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो चुका होगा। तब आपको जो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जो इफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। तो मतलब ओरिजिनली आपने डिप्रिसिएशन लगाया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये डेबिट साइड पे एक्सपेंस के रूप में डिप्रिसिएशन लगा।
तो ये प्रॉफिट को क्या कर रहा होगा, माइनस कर रहा होगा। अब आप क्या करोगे, ओरिजिनली इसको मतलब एडजस्टमेंट एंट्री में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को वापस से इंक्रीज कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो अगर पॉइंट नंबर ई आएगा तो उसके साथ पॉइंट नंबर एफ आएगा। मतलब अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया है तो आप रिवेन्यू को रिवर्स करोगे, दैट इज इंक्रीज कर दोगे जितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, और उस पर अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और अगर आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया है, दैट मीन्स खर्चे को एसेट्स ट्रीट कर लिया है, तो ऑब्वियसली उस खर्चे का इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आया होगा। अब आप लेकर आओगे और प्रॉफिट को एडजस्टमेंट में माइनस करोगे। तो आप, अगर आपने इनिशियली माइनस नहीं किया था तो आपको एसेट्स के रूप में उसको दिखाना पड़ा था, मतलब आपने दिखाया ही था एसेट्स के रूप में। तो एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है तो मतलब आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। अब आप उस डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को नलिफाई करोगे, दैट इज रेक्टिफाई करोगे। तो ये हो गया हमारा जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट। अब जो एक पॉइंट आता है वो आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेके। मतलब सवाल में आपको कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बताया जाएगा कि जो परचेज कर रहा है, जो बाय कर रहा है, वो चाहता है कि फ्यूचर में कुछ खर्चे किए जाएं जो कि इन्हीं प्रीवियसली जो बिजनेस रन कर रहा था वो नहीं कर रहे थे। जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट। मान लेते हैं कि जो बिजनेस था वो ओनर खुद रन कर रहा था, और अब वो मतलब जो अब नया बायर है वो खुद रन नहीं करेगा, एक मैनेजर अपॉइंट करेगा, और वो मैनेजर जो है वो बिजनेस को कैरी आउट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में तो लास्ट ईयर मतलब ओरिजिनली कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं होगा उनके प्रॉफिट में, मतलब जो प्रॉफिट हमें बताया गया है उसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, है ना, बिकॉज ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो हम प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट कॉस्ट। इसी तरीके से हो सकता है कि मैनेजमेंट नहीं रख के प्रोप्राइटर, पार्टनर खुद रेम्युनरेशन लेना चाहता है ना। तो उस केस में पिछला ओनर या पार्टनर जो होगा वो रेम्युनरेशन नहीं लेता होगा, सैलरी नहीं लेता होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट था उसमें कोई ट्रीटमेंट इसका हुआ नहीं, पर अब होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है हमारा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जो नई बिजनेस है वो इंश्योरेंस कराना चाहती है अपने एसेट्स का, जो कि पुराना बिजनेस पुराने ओनर ने नहीं किया होगा, तो उसके प्रॉफिट में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे और डिक्रीज करेंगे। अब बच्चे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे चार्ट को आप एक अच्छी तरीके से देखो। एबनॉर्मल लॉस को अगर ओवरऑल देखें तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट निकालते समय माइनस हुआ है, एडजस्टमेंट में हम उनको इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे। एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें वो प्लस हुआ है, हम उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका डायरेक्ट रिलेशन था प्रॉफिट के साथ, तो इनको हम लोग माइनस करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब कम वैल्यू लिखी गई है तो प्रॉफिट भी कम होगा, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का इनडायरेक्ट रिलेशन था प्रॉफिट के साथ, तो ऐसे सिनेरियो में हमारा अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मतलब मेरा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इंक्रीज कर देंगे। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज्ड है तो प्रॉफिट हमारा घटा हुआ है, हमें क्या करना होगा, इसको इंक्रीज करना होगा। इसी तरीके से अंडर वैल्यूएशन हुआ तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन मींस प्रॉफिट का ओवर वैल्यूएशन, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। उसके बाद आज के वीडियो में हमने पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया गया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने ओरिजिनली क्या किया, माइनस कर दिया एक्सपेंस मान के, अब हम इंक्रीज कर देंगे। अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया तो हमारा डेप्रिसिएशन बुक करना रह गया, हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे। अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, मतलब कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, अब हम डिक्रीज करेंगे। और जो हमने गलती से एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया जबकि वो हमारा एसेट्स था ही नहीं, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करके इंक्रीज करेंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में मैनेजमेंट का कॉस्ट है, नो ट्रीटमेंट हुआ है, प्रोपराइटर का रेम्युनरेशन नो ट्रीटमेंट हुआ है, और इंश्योरेंस प्रीमियम का नो ट्रीटमेंट हुआ है, तो इन सबको हम लोग डिक्रीज करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इन सब जो हमने पॉइंट सीखे उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 के चेन्नई के एग्जाम में पूछा था। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल
ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअली में गुडविल जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 5 ईयर्स का आपसे पूछ रहा है। आपको खुद बता रहा है सवाल में कि 13-14 में हमने 4 लाख अर्न किया था, 14-15 में हमने 5 लाख अर्न किया था, 15-16 में 60,000 का लॉस हुआ था, 16-17 में 150 का प्रॉफिट और 17-18 में 250 का प्रॉफिट ऑन 1 जनवरी 2016। मतलब इस साल की बात कर रहा है, इस साल की बात कर रहा है ना। 2015-16 में 1 जनवरी 2016 को आग लग गई थी जिसके वजह से गुड्स का लॉस हुआ 3 लाख का। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसा तो हमेशा होता नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। और उसी लॉस की वजह से मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 का क्लेम भी रिसीव हुआ। ये हो गया एबनॉर्मल गेन। ये भी हमेशा आपको नहीं होने वाला है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, दैट इज in this year, last year, firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000। ये भी आपका एबनॉर्मल गेन है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल निकाल के बता देना है। तो हम लोग को एक टेबल बनाना होगा, टेबल शोइंग स्टेटमेंट, या टेबल जो लिखो शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। आप क्या करोगे, पहले सबको लिख दोगे, क्या था जी, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। यहां पे लिखोगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 4 लाख, 5 लाख, यहां 16,000 का लॉस था माइनस में, फिर 1,50,000 का प्रॉफिट और फिर 2,50,000 का प्रॉफिट। आपका एबनॉर्मल लॉस जो था, लॉस ऑफ गुड्स, वो 1 जनवरी 2016 को हुआ था। तो आप प्लस करोगे लॉस ऑफ गुड्स इस ईयर में। फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम आया था, ये आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये प्लस हुआ हुआ होगा 70,000। और एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आया था, ये भी आप ऐड कर दोगे क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है। सॉरी 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 सॉरी, माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी एडेड होगा तो आप माइनस करोगे 80,000। ये 4 लाख का 4 लाख ही रहा, ये 5 लाख का 5 लाख, ये चेंज हो गया, ये हो गया 1,70,000, ये 1,50,000 ही रहा और ये हो गया 1,70,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो हुआ इसमें सबको ऐड कर दो, 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख, प्लस 1 10, प्लस 1 11, प्लस 1 12, 70 और 70, 1,40,000, 13,40,000, 13,90,000। तो यहाँ पे आप करोगे 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 से कट जाएगा, 5 2 7 8, तो ये आएगा 2,78,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 2,78,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज गुडविल इज 8,34,000। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया किस तरीके से हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। जो भी एबनॉर्मल लॉसेस थे उनको ऐड बैक कर दिया और जो भी एबनॉर्मल गेन थे उनको माइनस कर दिया। और हमारा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट बताया 278,000 का, हमारे को क्वेश्चन में बोला मल्टीप्लाई बाई 3 करने को, हमने किया और हमने गुडविल निकाल के बता दी 8,34,000 की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि आप गुडविल का वैल्यू निकालो एज ऑन 1 अप्रैल 2024
on the basis of 2.5 year purchase of the average profit of last 5 years का। तो वो 1 अप्रैल से लास्ट 5 years होगा, ठीक है। तो 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, 21 एंड 20। ओके, तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है 2019 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 20 से शुरू ही हो रहा था, मतलब 24, 23, 22, 21 एंड 20 एंड 5 इयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो जिस दिन गुडविल निकालनी है उस दिन से प्रीवियस 5 इयर्स करेंगे। तो यहाँ तो 2019 से डेटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे इग्नोर करेंगे। तो हमारा 2020 का डेटा फाइंड आउट हो गया। 2021 में लॉस है, 22 में प्रॉफिट है, 23 में प्रॉफिट है, 24 में प्रॉफिट है। यू आर इन्फॉर्म दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 खुद ही बता रहा है इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹50,000। तो एबनॉर्मल गेन है, माइनस होगा। Profits of the year 24 were affected by a loss due to fire amounted to ₹20,000। ये abnormal loss है, तो ये add back हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट बता देते हैं। पहले निकालना है हमें गुडविल। गुडविल होगी हमारी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 2.5 ईयर्स। फिर हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 March 22, 31 March 23, 31 March 24। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, इसको मैंने लिख दिया PBA, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कॉपी कर लेता हूं, क्या क्या था। 1,30,000 का लॉस, 1,70,000, 1,60,000 एंड 1,80,000। हमारे को एबनॉर्मल, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस था। पहले तो एबनॉर्मल गेन था, माइनस कर देता हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, ये किस ईयर में था, 31 मार्च 23 में। तो 50,000 हमारा यहाँ माइनस हो गया। प्लस हमारे पास एक एबनॉर्मल गेन था, सॉरी एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, और वो लास्ट ईयर में था, इस ईयर में था 20,000 का। 1,30,000 का लॉस, 1,70,000, 1,10,000 and 2 lakh. The average profit is equals to 1 lakh minus 30,000, 70,000 plus 1,70,000, 2,40,000 plus 1,10,000, 3,50,000 plus 2 lakh, that is 5,50,000 divided by 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,10,000। अब आपने करना कुछ नहीं है, एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, दैट इज 2,75,000। ये हो गया हमारा गुडविल। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर परचेस से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की वीडियो को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट और बाकी के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वाई X purchased the business of Y from 1st April 2023. For this purpose, goodwill is valued at 100% of average annual profit of the last 4 years, and the profit shown by Y business for the last 4 years were 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट दिखा रहा है, पर साथ में एक एबनॉर्मल लॉस भी है। 31 मार्च 2021 को लॉस दिखा रहा है 1,50,000 का, पर साथ में एक एबनॉर्मल लॉस है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन का। 31 मार्च 22 को प्रॉफिट है, 31 मार्च 23 को भी प्रॉफिट है। वेरिफिकेशन करने के बाद क्वेश्चन ने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, इस साल की बात बता रहा है जिस साल लॉस दिख रहा है,
मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में मशीन खराब हो गई थी और 60,000 रुपए राइट ऑफ करने पड़े एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि इस तरीके का जो मशीन डिस्ट्रॉय हुई ये हमेशा नहीं होता है, जिसके वजह से आप 60,000 को एबनॉर्मल लॉस मानेंगे और इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। 1 जुलाई 2021 की बात है, 1 जुलाई 2021, दैट इज इन दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में दो कंप्यूटर खरीदे गए 40,000 रुपए ईच के, दैट इज 80,000 के कंप्यूटर, एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और इसको ट्रीट किया गया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको मैंने बताया था, आओ मैं दिखाता हूं आपको हमने ट्रीटमेंट क्या करना है उस केस में। तो ये रहा पॉइंट नंबर ई। आपको मैंने बताया था कि आपने कंप्यूटर खरीदा, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, और आपने गलती से इसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, एडजस्टमेंट में आप क्या करोगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे 80,000 रुपीज से। और जब भी आएगा तो पॉइंट नंबर एफ साथ में आएगा, दैट इज अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं है तो आपको करना होगा, और आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे 80,000 के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आएगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का डेटा है, चारों साल प्रेजेंट करो, 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट है 1 लाख का, यहाँ पे लॉस है 1,50,000 का, यहाँ पे प्रॉफिट है 1,50,000 का, और यहाँ पे भी प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस का। उसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को बताया हुआ है कि एक लॉस ऑफ स्टॉक था फायर की वजह से, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये फर्स्ट ईयर का ही था, वापस से 50,000 आप ऐड कर दो। फिर सेकेंड ईयर में एक वीआरएस था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, जिसको अपने एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, ये भी 80,000 ऐड हो जाएगा 2021 में। और इसी साल एक मशीन डिस्ट्रॉय हुई थी, तो ये भी वापस ऐड हो जाएगा, मशीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, है ना। और ये कितने का था, 60,000 का, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था, तो लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated as revenue expenditure, wrongly treated as revenue expenditure। तो आप किस साल में था, 2022 में था, हाँ जी। तो यहाँ पे आप 80,000 को ऐड कर दोगे। अब आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत इजी है। यहाँ पे आपने परचेस कब किया था, तो 1 जुलाई 2021 से किया था, तो 9 मंथ्स के। यहाँ 80,000 का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके बेटा। तो ये आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा कैलकुलेट होके 6,000, जो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। क्योंकि ये एसएलएम मेथड है तो 80,000 पे ही डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर यहाँ पे डब्ल्यूडीवी होती तो आप 80,000 में से 6,000 माइनस करके फिर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और आप 8,000 यहाँ से माइनस करोगे। अब आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले एडजस्टेड प्रॉफिट पे आओ। ये आया 1,50,000, ये आया आपको 10,000 का लॉस, ये आया आपको 150 प्लस 80 230 माइनस 6 2,24,000, और ये आया 1,92,000। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आप करोगे 150 माइनस 10 140 प्लस 224,000, तो ये हो गया 3 for 364 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 4। तो एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ।
आ गया 140 प्लस 224 प्लस 192 इट्स 556,000 डिवाइडेड बाई 4. 1,39,000. अब आप यहाँ पे 1,39,000 मल्टीप्लाई बाई 100% करोगे तो ये आएगा 1,39,000. तो आई होप गुडविल निकालना आपने सीख लिया एवरेज प्रॉफिट से. एक दो क्वेश्चन और बनते हैं जो कि मैं वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा. मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.